फिल्में समाज का आईना होती हैं। उन्हीं फिल्मों से हमारे बीच में नायक आते हैं, और बचपन से जैसा कि हम कभी इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, कभी कुछ और बनना चाहते हैं, उसकी वजह भी फिल्में ही होती है। क्योंकि बचपन में हमने दीवार देखी थी, इंस्पेक्टर विजय बनना था, फिर कुली देख ली तो कुछ और बनना था, फिर कभी तांगा चलाना था, ये सारा कुछ होता रहता है। लेकिन फिल्में अब एक अच्छा कैरियर बन चुकी हैं आपके जीवन को लेके, वो आपके जीवन को सुधार सकती हैं और बिगाड़ भी सकती हैं। जैसा कि हमारे बीच में एक वेब सीरीज आई जिस पर अब फिल्म भी आने वाली है, मिर्जापुर। तो मिर्जापुर 3 में एक बड़ा अच्छा डायलॉग आता है गुड्डू भैया के पिताजी का, कि वो कहते हैं कि गुड्डू ऐसा है भाई कि सर्वाइवल सबसे जरूरी है जीवन में। तो जब एक ईमानदार वकील ये बात कहता है तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि भाई कैसे कह दी। लेकिन उसी दृश्य के आसपास और नजदीक आपको एक जेलर साहब नजर आते हैं, जिनका सच वाले जीवन में, मतलब वो रियल लाइफ हो गई है, रियल लाइफ हो गई, उसमें उनका नाम है सुधांशु मेहता। फिल्में बहुत सारी कर रखी हैं भाई साहब ने। आप गुल्लक में देख सकते हैं, आप मिर्जापुर में देख सकते हैं, शेरनी में आप देख सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं, बड़ा कैरियर है। बचपन में 10 हाथ थे दुर्गा जी जैसे, कि ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना, तो सब कुछ किया। उसके बाद में जीवन कहाँ गया, क्योंकि बोलने में बहुत माहिर है। तो आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं किससे भी सिद्धार्थ, देव सिद्धार्थ के साथ, और आज हमारे साथ हैं सुधांशु मेहता जी। राइट, थैंक यू सिद्धार्थ। पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा कि आपने मुझे मौका दिया बोलने के लिए। तो एक लंबी फहरिस्त तो नहीं है, कुछ सालों में, करीब 35 साल की उम्र का जब मैं था, तब मुझे ऐसा लगा कि थिएटर में वापस जाना चाहिए। क्योंकि कॉलेज के दिनों में मुझे ऐसा लगता था जैसे मेडिटेशन, क्योंकि मैं जितनी देर डायलॉग्स याद कर रहा होता था या स्टेज पे होता था, तो मैं कुछ और सोच नहीं पाता था। तो उसके बाद जो एक्सपीरियंस होता था मन में, एक कामनेस, कोई ओवर थिंकिंग नहीं, क्योंकि आप कुछ और कर नहीं सकते, क्योंकि आपके दिमाग में वो डायलॉग्स और उस इमोशन में रहते हो। तो और बहुत मजा भी आया कॉलेज के दिनों में, बहुत मस्ती की इन लोगों ने थिएटर के ग्रुप के साथ में। उसके बाद जैसे बाकी सबका जीवन है, हमारा भी जीवन शुरू हुआ। बैंकिंग, HSBC बैंक में बैंगलोर में नौकरी की इमीडिएटली आफ्टर ग्रेजुएशन। उसके बाद में जीवन आगे बढ़ा तो मैंने रेडियो मिर्ची में रेडियो जॉकी रहा। उसके बाद में डेल कंप्यूटर्स, ऑरिकल जैसी दिग्गज कंपनियों के साथ भी काम करने का मौका मिला। सन 2012 में फिर मैं जबलपुर आ गया। कई कारण थे। एक, घर के का लगाव भी था, माता पिता भी थोड़े बूढ़े हो रहे थे, तो लगा कि शायद यहाँ रहना चाहिए। वहां से फिर बिजनेस का सफर शुरू हुआ। एक बहुत बड़ा पेन जिसके बारे में मैं जब कॉर्पोरेट जॉब में भी था तब भी ये महसूस करता था कि यार काश मुझे कोई बता देता कि किस डायरेक्शन को पकड़ूं। और लोगों को लगता है सिर्फ 10वीं में करियर काउंसलिंग होती है। मुझे ऐसा लगता है कि जीवन के हर पड़ाव में आपके करियर को बदलने के लिए आपको इस एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है। और शायद 2019-20 में ये सफर मेरा एक्टिंग के शुरू हुआ। तो सबसे पहले शेरनी, उसके बाद में गुल्लक का सीजन 3, मिर्जापुर सीजन 3, औरों में कहाँ दम था, और हाल ही में बैंड वाले नाम एक वेब सीरीज फरवरी में जो फरवरी 2026 में रिलीज हुई। उसमें शालिनी पांडे जी हैं, वो भी जबलपुर से हैं, और जहान कपूर हैं, स्वानंद किरकिरे सर हैं, और आशीष विद्यार्थी जी हैं। तो बड़ा अच्छा काम था। रतलाम की गलियों से मुंबई तक हम लोगों ने जाके उसमें काम किया। कहानी रतलाम की बताई गई। लेकिन मैं चाहता हूँ बिल्कुल स्क्रिप्टेड ढंग से कहानी आगे बढ़े, ठीक है। कि और पहले जाए अगर, क्योंकि जो आपका सरनेम है, ये जो सरनेम्स आते हैं लाइक सरदार और मोहम्मद, ये उधर से, मतलब उधर से नहीं, वो भी जब हम ही थे तो वहां से, मतलब झेलम के आसपास से आ रहे थे। हाँ, तो वहां से शुरू करिए कि झेलम के आसपास से कौन आया, कैसे बढ़े, फिर शिवांशु मेहता ने जब स्कूल में एडमिशन लिया तब तक, क्योंकि मुझे सब जानना। अच्छा, ओके। सो 1948 में जब पार्टीशन हुआ, देश के विभाजन के बाद में हमारा परिवार पाकिस्तान से पहले दिल्ली आया, और फिर दिल्ली से हम जबलपुर में आ गए। जबलपुर में आके यहाँ पे एक शीला टॉकीज और भारत आइस फैक्ट्री हुई, तो पापा उसके मैनेजर थे। अच्छा, तो फिर इसी सोसाइटी में है जब से हैं।
स्टार्टिंग की जो मेरी स्कूलिंग है वो क्राइस्ट स्कूल से हुई। स्कूल में स्पोर्ट्स, फुटबॉल, एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, बहुत सारे खेलों में भी मैं काफी इंटरेस्टेड रहा। फेडरेशन कप जैसी जगह, मतलब काफी सीनियर नेशनल लेवल के जो प्रोग्राम्स हैं, खेल हैं, उसमें भी भाग लिया। उसी समय से थोड़ा एक्टिंग नहीं कहूंगा, होता था कि जब परिवार वाले सब साथ में बैठते थे, मामा जी लोग आ गए हैं, सब पूरा परिवार साथ में, तो मुझे ध्यान है कि जब मैं 8 या 9 साल का था तब भी मिमिक्री करता था, मतलब कलाकारों की भी करता था और घर वालों की भी करता था। सो एक पहला साइन होता है आपके पास में कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो वहां कुछ फ्लेवर्स मुझे मिले। फिर आपका जो सबसे करीबी दोस्त होता है वो कई बार बातों बातों में कह जाता है। तो दोस्तों को रात में कंबाइंड स्टडीज के लिए निकलने नहीं मिलता ना, तो लोग मेरे को पकड़ के ले जाते थे। तो उनके पिताजी को कैसे उतारना है शीशे में, उसका काम बड़ा अच्छा करता था कि भाई जाके अंकल के इंटरेस्ट की बातें कन्विंसिंग पावर बहुत थी कि अंकल गए और बहुत धार्मिक हैं तो थोड़ी धार्मिक बातें कर ली, या अमूमन मेल्स में टेक्नोलॉजी और चीजें खोलने बंद करने का तो पूछ लिया, अरे अंकल वो आपने वो ऐसे 12 नंबर का पाना है, 12 नंबर आपके पास तो होगा ही अंकल, तो वैसे करके कन्विंस कर लेता था। तो एक बहुत करीबी दोस्त था, उसने मेरे से एक बात कही थी कि बोले बाबा तुम जो कर सकते हो, तो मेरे दोस्तों के बीच में बड़ा ज्ञानी माना जाता हूँ, तो क्योंकि अपनी तकलीफों पे भाई आपका डायरेक्ट प्रोफेशन से कनेक्शन हो जाता है, तो सब वो बाबा बुलाते हैं मेरे को। तो बाबा की तुम ना यार जिंदगी में कुछ करना नहीं करना, लेकिन तुम एक्टिंग जरूर करना। तो वो एक ऐसे ना चलते फिरते चाय की दुकान पे खड़े होके किसी दोस्त का आपको कुछ कह देना रैंडमली, क्योंकि उसी उसी थोड़ी देर पहले उनके पिताजी को अपन ने कन्विंस किया था। सो ये छोटी छोटी किस्से याद रह जाती हैं, बट आपके अंदर से वो कॉन्फिडेंस नहीं आता, क्योंकि बात वही है कि हमारे पास उस करियर का इंटेलिजेंस नहीं होता। तो फिर स्कूल वैसा रहा। कॉलेज में संजय खन्ना जी से मुलाकात हुई मेरी। संजय खन्ना जो यहाँ पर थे पहले, अपना कौन सी रंग संस्था है? हाँ, नाट्यलोक में थे। तो नाट्यलोक की शुरुआत में एक और संस्था है उसकी भी शुरुआत की थी, पर फिर वो जैसा भी उनका रहा। तो संजय दादा जब मेरे से पहली बार मिले, ये तो बहुत पुरानी बात हुई, तो है नहीं अब नहीं है, 2007-8 में या ऐसी टाइम पे वो नहीं रहे। तो संजय भैया ने यार रैंडमली बोल दिया कि अरे आओ, चलो यार स्टेज पे कुछ करके बताओ। ऑडिशन ले रहे थे, बोले आ जाओ स्टेज पे कुछ करके बताओ। तो सब पे यार क्या करके बताओ, एकदम रैंडम बात। तो उन्होंने एक मूवी का या कोई एक कैरेक्टर उन्होंने करके दिखाया। फिर मुझसे बोले अरे यार चलो कोई कुछ कर लो, कोई मिमिक्री ही कर दो आके, ऐसा वैसा। तो मैं गया जाके, तो वहां से चर्चा शुरू हुई और उन्होंने शहर के लगभग जितने बड़े रंगकर्मी हैं उनको उन्होंने बुलाया। और उससे पहले एक और कोई किस्सा सुनाने कहा कि यार कोई रियल लाइफ मजेदार चीज हुई हो। तो मैं था और मेरा एक फ्रेंड है गौरव विश्वकर्मा, और हम लोग दोनों क्लासमेट्स थे। वो जो विश्वकर्मा था ना, वो मैं समझ पा रहा हूँ। तो हम लोग दोनों के साथ, मतलब चालू रखो ना, जो लोग देख रहे होंगे वो समझ जाएंगे कि विश्वकर्मा क्या होता। तो हुआ कि गौरव ने बोला यार पापा को कन्विंस करना, ये भी किस्सा था। तो हम लोग उसके घर से निकले, तो 2-3 दिन बाद कंप्यूटर का पेपर था। तो बीकॉम के साथ कंप्यूटर एप्लीकेशन आया था, तो ले लिया भाई कुछ तो पढ़ लें अब जीवन में। तो ये कॉलेज कहाँ से शुरू हो गया था? 2002 बीएस कॉलेज। तो हम लोग लेके आ रहे थे, बीच में रुके, यार पान खा के चलते हैं। तो अपने यहाँ मदन महल के आसपास में वो जो तालाब है अपना, कौन सा तालाब कहलाता है वो? मदन महल के आगे वाला जो तालाब है, वो क्या कहते हैं, वो जहाँ अखंड महानद्दा। नहीं, महानद्दा नहीं, देवताल के सामने एक पान की दुकान में जाके पान खाया, बाजू में बैग रख दिया, बैग छोड़ के चल दिए। जब अपना शास्त्री ब्रिज के पास पहुंचे
बोले अब बैग नहीं है उसमें, साला किताबें हैं, ये है वो है। तो वहां पहुंचे तो एक वो जिसके यहाँ पान खाया था वो बंद करके निकल ही रहा था। तो हमने बोला ये हमारा बैग रहेगा? तो बोले हाँ हाँ भैया, मैंने देखा उसमें, कोशिश की यार, कुछ आप लोग स्टूडेंट्स देख रहे थे कि कोई कुछ मिल जाए कॉन्टैक्ट ट्रैक तो मैं पहुंचा दूं, नहीं तो बस आपको एक चीज नहीं मिलती कि डब्बे में खीर थी, वो बोला सवेरे तक तो खराब हो जाती तो वही खा लेता, पर डब्बा जरूर। बोले वो कोई बात नहीं थी। तो वो ऐसी बड़ा एक वो डिस्कशन चल रहा था, तो एक भाई साहब एकदम लड़खड़ाते हुए आके, बड़ी मुश्किल से हमने स्कूटर खड़ी की और आके खड़े होके सुन रहे थे सारी बातें, और उन्होंने बोला कि देखो यहाँ जितने भी लोग रहते हैं बहुत ईमानदार लोग रहते हैं। बोला हाँ हाँ सर वो बैग दीजिए। तुम ही बोल लो यार फिर। जितने भी लोग हैं यहाँ पे रहते हैं, ये काम भले ही कितना छोटा करते हो लेकिन ये ईमानदार है। और मैं तो बता नहीं सर, हो गया, उन्होंने वही करके बता दिया, तुम ही बोल लो यार। ये किस्सा अब जीएस कॉलेज की स्टेज पे डांसिंग वाले भी हैं और पेंटिंग वाले भी हैं और सारे लोग, अब वो जब स्टेज पे खड़े होकर हम लोगों ने किस्सा किया तो मतलब एक हंसी ठिठोली बड़ी हुई कि तुम ही बोल लो यार, तो पूरे कॉलेज में जुमला शुरू हो गया, तुम ही बोल ले यार। तो संजय दादा को बड़ा मजा आया, मेरे से बोलते यार तू शिवांशु था कहाँ यार, तू फर्स्ट ईयर से? बोलता यार अपने को 3 साल काम करने मिलता साथ में। फिर उन्होंने एक मेरे को सीन दिया और शहर के सारे रंगकर्मियों को बुला लिया। मतलब उस समय जितने कॉलेज में जितने डायरेक्टर से जितने भी संस्थाएं थी सबको बुला लिया और मुझे कुछ नहीं बताया। मुझे बोले यार शिवांशु, तुम एक गांव में रहते हो और ठीक ठाक धाक है तुम्हारी, कोई कमजोर नहीं है, पर नॉर्मल एक परिवार हो वहां पे, मेन आदमी नहीं हो पर अच्छे परिवार हो वहां के। तुम्हारी पत्नी जो है वो, उनको बच्चा नहीं हो रहा है और तुम भी इस बात पे उनको बहुत ताने देते हो, तू बच्चा नहीं दे पाई मुझे, सास भी वैसे ही करती है। तो ये कंडीशन आपको संजय दादा ने दी थी? हाँ कंडीशन क्या, ये कंडीशन है तो कुछ करो क्या कि संजय दादा ये बोले, मेरे को नहीं मालूम, सब बैठे हुए मेरे को बस आके बोलते हैं शिवांशु एक काम कर, बड़ी बोलते थे, मेरे घर का नाम बड़ी है, स्कूल और कॉलेज के दिनों में बड़ी ही बुलाते थे सब मुझे। अब बाबा बोलने लगे, अब बाबा बोलने लगे। तो बोले कि बढ़िया स्टेज पे जा, और तू ऐसा निकम्मा पति है और तेरी पत्नी को बच्चा नहीं होता, किसी की बच्चे की किसी की डेथ हो जाती है, तो गांव वाले इसको मारते पीटते हैं और महिला को, और उसको गांव से बाहर निकाल देते हैं। गांव से बाहर निकालते हैं तो वहां कुछ मनचली उसका रेप कर देते हैं, वो हो जाती प्रेग्नेंट। अब बात किस पे जाती? तुम पे, साले तुम हो नल्ले। तुमसे नहीं हो पाया और तुमने इल्जाम उसके ऊपर दे दिया, जो समाज की एक समस्या है। तो बोले कि अब सरपंच बैठे हैं, सब बुजुर्ग बैठे हैं, भाई अब क्या करें? हमने तो उसको मारपीट के बाहर निकाल दिया कि यार ये तो बांझ है और इसके कारण जो भी बुरी चीजें हो रही हैं गांव में, पर ये तो पति नपुंसक है, ये तो नाउ शी इज प्रेग्नेंट। तो बोलते हैं कि वो खड़ी है बीच में और चारों ओर बुजुर्ग बैठे हैं और सरपंच और वो सब बैठे हैं कि अब क्या करें। और तुमको रियलाइजेशन हुआ, तुम आए हो गिल्ट में कि यार मैंने कितना गलत किया अपनी बीवी के साथ, कमी मुझ में थी और इल्जाम उस पर था। तो तुम जाते हो धीरे धीरे टूटे हारे, आंखें भरी हुई, और चारों ओर घूमते हो और जाके उसके पाँव में गिरते हो, और वो खड़ी है, तुम पाँव में गिरते हो, पर ऐसा लिटरली ऐसा नहीं गिरना कि जैसे हाथ पकड़ के गिरना जो बोलते हैं, हाफ गिरना, और तुम उससे माफी मांगते हो। तो ये सीन करने बोला। अब मुझे नहीं मालूम था उस समय शहर के जो जितने वजनदार डायरेक्टर है सब, उनको ये बोला था कि ये लड़का आज तक स्टेज पे नहीं गया, पुलिस का काम देखना नहीं है। तो मैंने इमेजिन किया, मेरे को सिर्फ यही पता था कि ये स्टेज पे जाना है और ये करना है, और मैं गया और जाके ना फूट फूट के रोया, इतना फूट के रोया कि मतलब सन्नाटा छा गया उस पूरे हॉल में। यार ये एक सीन कर रहा है कि मतलब अंदर से कर रहा है, आवाज इसको जी रहा है। सो मैं मतलब लिटरली आंसुओं से रो रहा था, और दादा के मुझे गले लगा दिए स्टेज पे। तो संजय दादा के साथ मतलब वो पहली बार एक्सपीरियंस हुआ कि नहीं यार, मतलब देयर इज समथिंग आई हैव,
स्पेशली इन एक्टिंग। तो फिर संजय दादा ने मुझसे ये कहा कि आ, हाँ, फिर एक समस्या आ गई, हम लोग नहीं कर पाए उस साल, मतलब मैं नहीं कर पाया थिएटर, क्योंकि सप्लीमेंट्री आ गई थी सेकेंड ईयर में, और सप्लीमेंट्री के दिन ही प्ले था। तो बहुत अजीब सी एक परिस्थिति थी। दादा ने बहुत सारे छात्र संघों से बात करी, इनसे उनसे बात करी कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, चेंज करो डेट, पर वो नहीं हुई। तो आखिरकार मैं नहीं कर पाया उस साल वो प्ले। और दादा ने मुझसे बोला था कि शिवांशु, मैं अपना खुद का थिएटर ग्रुप चालू करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ तू मेरे साथ रहे। और फिर उसके बाद जैसे ग्रेजुएशन खत्म हुआ नौकरी लग गई, बैंगलोर चले गए। तो फिर बैंगलोर चले गए। बैंगलोर में कुछ थिएटर वगैरह नहीं किया? बैंगलोर में कुछ थिएटर वगैरह नहीं किया, बस मस्ती चलती रही वहां पे। तो बैंगलोर की नौकरी, फिर उसके बाद आरजे बने? उसके बाद मैं आरजे बना। आरजे बैंगलोर में ही? नहीं, जबलपुर। जबलपुर में आरजे रेडियो मिर्ची? हाँ, ओके। उस टाइम पे कृति सुरजन तुमसे ना, क्योंकि मैंने भी ऑडिशन दिया था और मेरा लास्ट स्टेज में हो गया था। फिर क्या था कि उस समय जब सैलरी की बात हुई, तो मुझे प्रॉपर सन याद नहीं आ रहा है, 2008 की बात, 7 की बात, जब रेडियो मिर्ची आया ही था, जब 2007 की बात, 7-8 की बात है। हाँ, तो जब पैसों की बात आई तो उन्होंने मुझे मैक्स बोले, क्योंकि आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है, और उस समय मैं भी 10वीं फेल हुआ था। अच्छा। तो एजुकेशन का भी इशू था, बोले मुश्किल से मुश्किल हम आपको 7,000 रुपए दे पाएंगे। तो 7,000 उन्होंने मेरे को फाइनल ऑफर किए थे, और मेरी जरूरत थोड़ी ज्यादा थी, क्योंकि घर से भगा दिया गया था। मैं अपनी नहीं बताऊंगा, मैं अपनी बात में बताऊंगा। तो रूम रेंट और खाना वाना, टिफिन, तो जीने की वजह से फिर मैंने नहीं किया। बाकी हाँ, आपसे मिलकर मैं बहुत आज, मैं आपको एक बात और बताऊं कि मुझे आज खुशी इसलिए हो रही है, मैंने बहुत सारे एपिसोड शूट किए हैं आज तक, सबने अपना अच्छा दिया, पर जो मैं किस्से सच में चाहता हूँ ना, कि वो आदमी अपना एक किस्सा बताए, जैसे ये आपने किस्सा शेयर किया, तो वो किस्से चाहता हूँ मैं इस चैनल पे, कि लोग आके बताएं कि यार मेरे साथ ये हुआ। तो फिर आप आरजे हो गए जबलपुर में। हाँ। फिर आपने एक और आईटी कंपनी में जॉब की उसके बाद? हाँ, तो 2007 में 2 सवा 2 साल हो चुके थे मुझे एचएसबीसी बैंक में। बहुत अच्छा बैंक, कोई प्रॉब्लम नहीं। लोग बोलते प्राइवेट नौकरियां बहुत वो होती है, टाइम कंज्यूमिंग। जबलपुर में नहीं, बैंगलोर में। मतलब आरजे रहे फिर बैंगलोर चले गए? नहीं, पहले मैं पहले बैंगलोर गया। तो एचएसबीसी एक्चुअली बाय चांस वो जबलपुर में उन लोग वो कर रहे थे, ओपन ड्राइव था उनका। तो मेरे एक फ्रेंड का फोन आया कि यार एचएसबीसी करके एक बैंक है बहुत बड़ा, उनके यहाँ उनकी जॉब प्लेसमेंट ड्राइव है, सदर तक जाना था, तो चले गए। अंग्रेजी ठीक थी, है अभी भी ठीक है, तो उस कारण से नौकरी। फिर आगे इंदौर में इंटरव्यू था, मतलब मेरा एग्जाम जिस दिन खत्म हुए हैं उस दिन रात को मेरे को इंटरव्यू के लिए निकलना था इंदौर, और वहां से जब मैं लौट के आया हूँ तो मेरे हिसाब से 10-15 दिन बाद आए। तो सेल्स में थे, ऑपरेशंस में? मैं उनके कॉन्टैक्ट सेंटर में था, उनका जो कॉल सेंटर है उसमें था, बिजनेस बैंकिंग में। ओके, यूके कस्टमर्स को हैंडल करते थे, बट एचएसबीसी बैंक प्योर में, मतलब थर्ड पार्टी नहीं था, ऑन रोल था मैं। फिर आप आ गए रेडियो मिर्ची। फिर रेडियो मिर्ची के बाद आपने एक और आईटी कंपनी में नौकरी की, है ना? ये दौर एकदम पीक वाला चल रहा था कि उसके बाद डेल में था। उसके बाद डेल में थे? हाँ, डेल में ही बैंगलोर में? डेल बैंगलोर था। तो फिर जबलपुर से बैंगलोर क्यों कर रहे थे बार बार ऐसे? यार जबलपुर अच्छा लगता था, अपना है, और मैं थोड़ा ज्यादा समय ग्रेजुएशन तक माँ बाप के साथ था, तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे उनके साथ रहना चाहिए। भैया 12th के बाद चले गए थे। हाँ, तो भाई कितने हैं भाई में? मैं, बड़े ब्रदर हैं मेरे, बैंगलोर में है, वाइस प्रेसिडेंट लेवल पे, और वो वहाँ पे सन 1999 से वहाँ पे हैं, और तो वो थोड़ा एक सपोर्ट था बैंगलोर। 2 भाई हैं, एक आर्टिस्ट निकल भी गया तो चलेगा, ऐसे ही कुछ। हाँ, निकल गया। एक बड़ा अच्छा किस्सा याद आता है इससे, बड़ी मजेदार बात है। तो क्या है कि बहुत सारी चीजें करता हूँ ना, जैसे लीगल कंसल्टेंसी भी करता हूँ, वॉइस ओवर भी करता हूँ, फिर मेरे को एडवेंचर कैंपिंग जैसे ट्रैकिंग पे लेके जाता हूँ लोगों को हर साल, खुद भी जाना पसंद है, तो उसी बहाने सबको वो एक ग्रुप ही ले जाते हैं। तो फिर एक्टिंग भी है, करियर काउंसलिंग है, 2 स्टार्टअप्स हैं खुद के। तो भाई से एक सीरियस चर्चा हो रही थी, तो भाई बैंगलोर से दिल्ली शिफ्ट हुए, तो उन्होंने एक टाउनशिप में घर था उनका बड़ा खूबसूरत सा, तो बोले यार यहाँ पे फ्लैट्स भी हैं,
तो मैं ये सोच रहा था कि मम्मी के लिए ना यहाँ एक फ्लैट ले लेते हैं, कभी कभी मन करेगा, तेरा काम भी ऑनलाइन सा ही है, तो मम्मी वहां के रह लेंगी और नहीं तो जबलपुर में रह लेंगे। अभी सीरियस डिस्कशन चल रहा है, वहां रह लेंगी। देखा, अब हम लोग ने ना एक्सेप्ट कर लिया है, 1.25 साल 1.5 साल में फिर तेरे को कुछ नया करना होगा, तो कंसिस्टेंसी तो है, जीवन भर आनी नहीं है। सच अम्मा यही आके रह ले तो ठीक है। हाँ कि भैया हो गया, स्वीकार कर लो। स्वीकार कर लिए हो, एंड दैट वाज अ वेरी वेरी सीरियस डिस्कशन। बोले अब हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसा ठीक लगे लिव लाइफ। तो फिर हाँ, अपन डेल पे थे, तो डेल से फिर मैं ऑरिकल में गया, और ऑरिकल के बाद फिर मैं जबलपुर आ गया, फिर दोबारा जो हाँ, फिर मैं आके सफल हो की मैंने शुरुआत करी। सफल हो ये क्या है? सफल हो मेरी संस्था है, जिसके माध्यम से मैं करियर काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल साइकोथेरेपी, ये सारी चीजें करता हूँ। साइकोलॉजिकल सफल हो, तो ये एनजीओ आपने ओपन किया होगा? नहीं, वो एक सेल्फ एम्प्लॉयड संस्था है, एनजीओ का शेप तो नहीं, नॉर्मल कंपनी। तो क्या काम करते हैं सफल में? हम लोग मनोवैज्ञानिक परीक्षण या साइकोमेट्रिक एनालिसिस करते हैं बच्चों का, जिससे वो खुद को जान पाए कि वो एक्चुअली बने किस चीज के लिए। ठीक है, तो साइकोलॉजी ने बहुत पहले ये प्रूव कर दिया था कि आपका व्यक्तित्व, आपकी क्षमताएं, आपकी मानसिक क्षमताएं अलग हुई, मानसिक क्षमता अलग हो गई, और आपकी रुचियों को अगर मैप कर लिया जाए, स्टैंडर्डाइज कर दिया जाए, तो आप ये पता कर सकते हो कि एक्चुअली आपका रुझान किस तरफ है और किस जगह पे जाके आप खुश रहोगे। तो ये इसे बीच में धोखा तो नहीं बना? नहीं, इसे वो इकिगाई के 4 गोलों से कंपेयर कर सकते हैं? किसके अलग है? इकिगाई के 4 गोले जो हैं, आई डोंट नो, एग्जैक्टली याद नहीं है वो 4 गोले। आप बताओ तो मैं अभी कोरिलेट कर दूंगा। नहीं, जैसे इकिगाई अपने को बताता है कि भाई 4 गोले बना लो, कि आपको क्या करना अच्छा लगता है, किस काम से पैसे आएंगे, किस चीज से दुनिया का भला होगा, और किससे आप पैसे कमा सकते हो। ऐसा कुछ 3-4 चीजें वही है, समझ लीजिए, है ना? वो 4 गोले वही 4 गोले हैं। ठीक है, और बस ये और साइंटिफिक हो जाता है कि टेस्ट के माध्यम से जाना जा सकता है। हम लोगों की खुद की 27,000 से ज्यादा करियर्स पे रिसर्च है, 27,000 से ज्यादा लोगों में। मतलब सफल हो बोलूं मैं? सफल हो में हम लोग जितने लोग काम करते हैं, तो मेरे साथ और भी इंडिपेंडेंट काउंसलर्स हैं। तो फ्री करते हैं या इसका कुछ? नहीं, ये भी एक किस्सा है कि लोग बोलते हैं कि अरे ये तो बड़ा सामाजिक काम कर रहे हैं, तो इसके पैसे लेते हैं। तो बोला हाँ, दूसरों के बच्चे अच्छा जीवन मिल जाओ, मेरे घर का चूल्हा ना जले, तो फिर ये बात नहीं बनती। मैं शहर में और मध्य प्रदेश में सबसे महंगे काउंसलर्स में से एक हूँ। हाँ, बहुत कम काम करता हूँ, बिल्कुल मर्जी मनमौजी आदमी, पर अच्छा चार्ज लेता। इसलिए फिर आपने साइकोलॉजी से एमए किया? फिर मैंने एमए किया साइकोलॉजी से, तो 2013 से मैं सफल हो कर रहा था। हम लोगों ने जबलपुर से ही शुरुआत की, और उस टाइम मेरे पार्टनर, जो कॉलेज के दिनों के दोस्त गौरव विश्वकर्मा, अच्छा, हम लोग दोनों, मैंने शुरुआत की, फिर 3-4 महीने गौरव विश्वकर्मा हम लोगों ने फिर इसकी शुरुआत करी। तो अभी गौरव इंडिपेंडेंटली करियर काउंसलिंग करते हैं, हम लोग साथ में मिलकर भी कुछ कुछ करते हैं। बट अच्छा, ये बताइए मुझे, बड़ा सारा आपकी कहानियां वही सब हो गया, मेरे पास एक समस्या है, उसका समाधान दो कि मैं थंबनेल जब बनाऊंगा तो क्या लिखूंगा? मैं एक्टर से बातचीत लिखूंगा, काउंसलर से लिखूंगा, कहानीकार से लिखूंगा, किससे बात से लिखूंगा? आप एक्टर और काउंसलर लिख सकते हो। एक्टर और काउंसलर, हाँ, और एंटरप्रेन्योर भी लिख सकते हो। ओके, हाँ, ये उसके लिए ही मुझे आईआईटी खड़गपुर ने सम्मान दिया था ना 2017 में। एंटरप्रेन्योरशिप सेल्फ कंसल्टेंट था मैं। क्या करते हैं वो, कैसा रहता है वो काम? बेसिकली स्टार्टअप्स की जो दुनिया है वो कैसी है, और स्टूडेंट लेवल पे अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप को करना चाहते हो तो आप कैसे देखते हो? क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप चुनना, जब कोई बच्चा चुनता है तो हम हमेशा ये बात करता है कि मैं किसी के अंडर काम नहीं कर सकता। स्वयं का व्यापार, एंटरप्रेन्योरशिप। हाँ, एंटरप्रेन्योरशिप में स्वयं का व्यापार करना। स्टार्टअप का मतलब ये होता है कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना। एक प्रॉब्लम है, मैंने उस प्रॉब्लम के अंदर एक अपॉर्चुनिटी देखी और उस अपॉर्चुनिटी को सोल्यूशन में कन्वर्ट कर दिया और उसको शोकेस कर दिया,
बहुत सरल सरल छोटे छोटे एग्जाम्पल, ओयो है या ओला है, तो आदमी को भटकना नहीं पड़ता। जोमेटो, सब बड़े कमाल के, जोमेटो, जूम कार, ब्लिंकिट हो गया, फास्ट कॉमर्स हो गया। तो आपका थॉट प्रोसेस क्या होता है? इट इज द गेम ऑफ द माइंडसेट, राइट? सो जब आप इन्वेस्टर के सामने जाते हो तो आपसे पूछता है कि भाई अच्छा सफल लोग क्यों करते हैं? सर वो मेरा पैशन है, तो मैं आपके पैशन में पैसे क्यों डालूं? लाइक फिल्म है, बिजनेस है। हाँ, लोग सोचते हैं मैं जाऊंगा भाई हीरो बन जाऊंगा, नहीं, फिल्म है तो बिजनेस है यार। यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम, एनर्जी, अंडरस्टैंड, प्रैक्टिस। रोज का रियाज करते हैं लोग। आप मनोज वाजपेयी जी का इंटरव्यू देखें तो बोले हम लोग रोज शाम को जब पार्टी करने मिलते थे तो सबको एक वो होता था कि भाई सब एक स्क्रिप्ट पढ़ के आएंगे और उसकी पूरी कहानी बताएंगे और उसके बाद में पहला पैक बनेगा, राइट? तो दैट इज सो ब्यूटीफुल। आप मस्ती भी कर रहे हो तो उसमें भी जुड़े हुए। सो ये रहा 2015 में एक सफलों के साथ की एक बात बताना चाहूंगा। 2015 के दिसंबर के महीने में पर्सनल लेवल में भारी डिप्रेशन में था और उस समय मेरे मामा जी आए हुए थे, भी ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, तो वो बाय रोड आए हुए थे, वो चंडीगढ़ में रहते थे। तो बोले कि यार मैंने कुछ लोगों से बात की हुई है तो तू चल मेरे साथ। तो दिसंबर 6 तारीख को हम लोग यहाँ से निकले, आगरा, दिल्ली, चंडीगढ़ होते हुए तत्तापानी करके एक जगह पहुंचे। वहां पे वो फेमस है अपने हॉट स्प्रिंग्स के लिए। तो वहां से घूरते हुए हम लोग कुल्लू पहुंचे। कुल्लू में हम लोग जाके वहां के डीसी से मिले और मतलब किसी चैनल के थ्रू, और उन्होंने हमको बोला कि अब आप कुल्लू में रह के हमारे सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए करियर काउंसलिंग करें। ओके, तो 128 स्कूलों के साथ में मैंने लगभग 5 साल लगातार काम किया है कुल्लू में। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट लगभग, मेरे को ऐसा लगता है कि उसके दो कोनों को देखें तो 100, 125, 150 किलोमीटर का डिस्टेंस है सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट का। मतलब कुल्लू से मनाली ही 40 किलोमीटर है और कुल्लू से तीर्थन वैली जो है वो अगेन इट्स अ लॉन्ग रूट ऑफ 70-80 किलोमीटर्स। तो जाके एक स्कूल हम लोग ऐसे भी पहुंचे कि आप 13 किलोमीटर की ऑफ रोडिंग करते हो और वहां जाके आप गाड़ी खड़ी करते हो, 3.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग करते हो, तब आप स्कूल पहुंचते हो और बच्चे 7 किलोमीटर ऊपर से ट्रैक करके रोज नीचे आते हैं। एक गाड़ी सवेरे जाती है, एक ही बस ऊपर जाती है, वही शाम को नीचे लौटती है। तो न्यूज़पेपर टाइम रहेगा पहाड़ों में? मैं क्या पहाड़ों में कितना टाइम रहना हुआ इस दौर में? इस दौर पे मतलब कई बार तो हम लोग 1.5-1.5, 2-2 महीना लगातार पीजी रह रहे हैं किसी गांव में। अच्छा। हिमाचल के, तो वहीं लोकल परिवार से मतलब इतने प्रगाढ़ रिश्ते हो गए कि वो अपना दूसरा घर ही मनाली में। तो मनाली में भी संपर्क होंगे अच्छे? बहुत बहुत अच्छे, मतलब वो घर जैसा ही है, मैं बता रहा हूँ। आप मनाली इतना टाइम रह चुके हैं तो संबंध तो वही बहुत बहुत अच्छे, और पहाड़ के बहुत अच्छे लोग, जिस परिवार के साथ हम लोग रहते थे उनसे तो बहुत ही अच्छे रिश्ते हैं। मतलब हम जैसे पिकनिक मनाने किसी नदी के बाजू में जाते हैं तो सामने ही से बह रही थी। अच्छा। सामने से एक स्ट्रीम बह रही है और वहीं 12 घरों का एक गांव है। इस पे लौट के हम आएंगे कि मुझे लग रहा है बहुत लंबी चर्चा चलेगी। आप ये बताइए, कॉलेज का दौर, फिर आपने बैंगलोर चले गए, फिर लौट के आए। अब जो आपका स्वभाव है, क्योंकि व्यक्ति का मूल स्वभाव भी होता है भाई, प्रेम जीवन में उतरा कि नहीं उतरा, या हुआ या नहीं हुआ, या उससे रिलेटेड कोई कहानी? प्रेम कई बार हुआ और हर बार हो ही जाता है, क्योंकि स्वभाव से भावुक हूं और प्रेम हुआ, कई बार दिल टूटा फिर जोड़ लिया। तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि एक ही बार हो, जिसको पहली बार में मिल जाए। स्टीव जॉब्स को करते थे ना, प्रेम जैसे आपको करते करते समझ में आता है। और एक बड़ी साइकोलॉजिकली इंट्रीगिंग मैंने एक बात सुनी थी कि जो पहला वाला होता है प्रेम, वो आपका, यार मुझे याद नहीं पड़ा, बहुत कमाल की चीज है, मैं याद करके बताऊं। आसान भाषा में बता। आसान भाषा में कि जो पहला वाला होता है वो टॉक्सिक होता है। अच्छा। जो सेकंड वाला होता है वो बहुत सिखा के जाता है, और एक्चुअली प्रेम तीसरी बार मिलता है। और अगर तीसरी बार वो नहीं मिला तो चौथी, पांचवी, छठवीं बार ये आप अपने भी पर्सनल लाइफ में अगर देखोगे ना तो पहला वाला टॉक्सिक होगा, बहुत टॉक्सिसिटी होगी।
सेकंड वाले में सबक होगा, और तीसरा वाला शायद चलाने लायक हो। अब वो तीसरा वाला भी गड़बड़ है तो फिर चला ही लो, चला लो। तो फिर उसके बाद बचेगी नहीं जिंदगी। तो भाई साहब बताइए फिर कि पहली फिल्म थी आपकी शेरनी, हाँ, वो कैसे मिली? शेरनी ऐसे मिली कि 2019 में विवेचना रंगमंडल का एक वर्कशॉप था, और जब मैं वर्कशॉप में पहुंचा तो लोगों ने बड़े गंदी निगाहों से मुझको देखा कि हाँ भाई क्या कर रहे हो यहाँ, कैसे यहाँ गाड़ी क्यों खड़ी। मैंने बोला वो मित्र हैं मेरे, और उन्होंने बुलाया। अच्छा अच्छा, भैया ने बुलाया आपको। फिर मैं गया तो ये आवाज में पहचान मैं पहचान पा रहा हूँ ये आवाज। हाँ बिल्कुल। तो मैं गया तो मेरे मन में बहुत अच्छा किस्सा है उसमें, सीखने एक मतलब भारी सीख थी जो मेरे लिए। तो वहां पे ना कन्हैयालाल कैथवाल जी जो नेशनल सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद के एचओडी हैं परफॉर्मिंग आर्ट से, उनका वर्कशॉप लगा था। अच्छा। और वहां पे उन्होंने 13 साल से लेके जितनी भी उम्र के लोग थे जो भी उस वर्कशॉप में थे, सबका एक साथ प्ले कराया था। तो एजुकेशन में और कॉर्पोरेट में रहते रहते हमारा जो दिमाग है, हमारी जो चेतना है वो जड़ हो जाती है। तो आपको ये लगता है यार ये छोटे छोटे बच्चों के साथ आप काम कर रहे हो, किसी दिन ये आपसे ज्यादा को बदतमीजी ना कर दें, आपके मन के अंदर की बात बहुत है। इंपॉर्टेंट बात है। तो पर्व रिजवानी करके एक बच्चा था, तो कन्हैया दादा ने दिया भाई पहले दिन ये रवैये वाला डायलॉग देने। एक दिन उन्होंने पढ़ के बोलने दिया, दूसरे दिन बोलने दिया, तीसरे दिन बोल दिया कि अब स्क्रिप्ट हाथ में नहीं होगी। अब मैं बोलूं पूरे पेज का डायलॉग कैसे याद हो। तो मैं लगा हुआ था गोतियार में, मैं वही देखा था वो दूसरे दिन पर्व को बनने लगा था। मेरा बोला तुम कैसे याद किए? वो एक्चुअली मेरे पास आ गया, वो खेल रहा था। वो मुस्कान म्यूजिक सिखाती थी छोटे बच्चों को, तो वो म्यूजिक सिखाई तो किसी को कुछ इशारा इशारा कर रहा हो, तो मुस्कान ने डांटा, थोड़ी देर मुंह बनाए और फिर आगे खेलने लगे, बच्चों का मन। तो मैं मेरे पास आया, बोलता दादा क्या हो गया? बड़ा एक्साइटेड है, क्या हो गया दादा? अरे बोला तू कैसे कर लेता है यार, मेरे को याद कितना लंबा कैसे याद हो जाता है? अरे मैं तो पागल हो जा रहा हूँ उसमें। बोले दादा मैं आपको बताता हूँ, आप क्या कर रहे हो, रटने की कोशिश कर रहे हो आप, अब उसको अपने हिसाब से बोलना, दादा ठीक कर देंगे ना, आप बोलना शुरू करो, आप कर लोगे। और वो जाके खेलने लगा, और मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ यार ये बात तो ठीक बोल रहा है, और मैंने शायद उस टेक्निक को अपनाया तो वो बात बन गई। हम छोटी छोटी चीजों का प्रेशर बहुत ज्यादा 13 साल की उम्र का था वो बच्चा है आगे मेरे को सिखा के चला गया, और उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि कितनी उम्र के लोग मेरे साथ में, हमें फर्क पड़ रहा है तो छोटे बच्चों के साथ काम कर रहे हैं। दो तीन कुछ लोगों के मन में रहता है थिएटर सीखने का, तो कुछ मेरे से भी ज्यादा उम्र के 42 45 के उस समय लोग आए, तो वो छोड़ के चले गए नहीं यार वो छोटे बच्चों के साथ अब क्या करेंगे। पर मैं रुका रहा कि मतलब नहीं यार ये एक्सपीरियंस है, मेरे को इससे लड़के बाहर निकलने, क्योंकि उस कंडीशन में बहुत सारे ऐसे भी बच्चे थे जिनकी मैंने काउंसलिंग की थी, और वो विवेचना के हिस्सा थे। अच्छा। सो आपके मन में वो सारे ख्याल चलते रहते हैं ना, बट यू हैव टू आउटग्रो दैट टू लर्न एनीथिंग। हम शेरनी पे थे कि शेरनी कैसे ली। हाँ, तो वो किया, और वर्कशॉप खत्म हुआ, फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मैं रोज इतना समय नहीं निकाल पाता हूँ। जनवरी का महीना था, फुटबॉल खेल के आया, यहीं बैठा हुआ था, तो मुझे फोन आया कि अरे भैया आ जाओ आप ऑडिशन दे दो। बोले यार मैं एजुकेशन क्षेत्र का व्यक्ति हूँ, ऑडिशन एक तो पता नहीं देते कैसे हैं, क्या करना होता है, और दूसरा तब तक आपको पता भी नहीं था ऑडिशन कैसे देते हैं? मैंने कभी ऑडिशन नहीं देखा था, मेरे को किसी में कभी मौका नहीं लगा सीखने का। तो खैर उसने मेरे को बोला, फिर मैं थोड़ी देर बैठा रहा। माँ बैठ के टीवी देख रही थी, अमूमन टीवी देखते हुए वो बुनाई कर रही होती है जनवरी के महीने में, वो कुछ कुछ सिल रही होती है, तो वो सिल रही थी, कुकर की सीटी बज रही थी। मैंने बोला माँ मेरे को ना एक ऑडिशन देने जाना है। तुमने मेरे को बिना देखे मुझसे बोलती है, उनका काम चल रहा है, बिना देख के मेरे से बोलती है नहाया तो है नहीं, कम से कम शेविंग कर ले। और वो अपने काम में लगी, और जाते जाते कुकर की सीटी भी मद्दी गैस वो गैस मद्दी कर देना, तो नॉट इंटरेस्टेड, गेट लॉस्ट। सो मैं जैसा कि सालों से होता है। जैसे सालों से तो मालूम हाँ अब ये कुछ नया करना है, इसको जा भाई। तो पहले आदमी समझाता था कि अब ये क्या नया कर रहे हो, इससे क्या होगा, अब नहीं बोलते।
जो करना है करो। वहां गया तो उन्होंने बोला हाँ भाई भर दो रजिस्ट्रेशन में, थोड़ा बैठा है यार क्या करूं। तो अंदर से रोमिल मोदी आए और वो बोले सर आप आ जाइए। उन्होंने मेरे को एक ऑडिशन दिया। अब वही कहानी फिर से कि अभी याद कैसे हो। तो थोड़ी देर बैठा रहा। फिर वो आके पूछे कि हो गया, तो मैंने अपने हिसाब से इम्प्रोवाइज कर दिया। बोले कुछ नहीं, अपन दोनों बैठे टीवी में देख रहे हैं, टीवी में कुछ शेर देख रहे हैं, आप बता रहे हो कि ये T1 है, इसका नाम अवनी है, और ये ऐसी थी और बचपन में वैसी थी, ऐसे करके तुम चर्चा कर। तो बस वो ऑडिशन हुआ, हम खड़े हुए और रोमिल सर बोलते हैं कि यार बड़ा अच्छा लगा आपसे काम करके। और श्री श्रीवास्तव ने मेरे को ऐसा पकड़ा, बोले चल हो गया। नहीं नहीं वो कुछ नहीं नहीं वो बता देंगे, चल चल। दूसरा भी है। अपन तो बात हाँ अपन सोचे कि अरे सर हाँ हाँ सर बड़ा अच्छा लगा। बोले हाँ हाँ ठीक है चलो हो गया। पहला मेहनताना क्या मिला था फिल्म में?